स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ई नहीं है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को देखेंगे तो हमारा पहला सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन मेंडलीव का था। पहला सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन मेंडलीव का था। देखो मेंडलीव की अप्रोच क्या थी? एट द टाइम ऑफ मेंडलीव ओनली 63 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे? 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। समय बीतता जा रहा था, न्यूलैंड के बाद में 63 एलिमेंट्स आ गए हैं अब, है ना? और इन 63 एलिमेंट्स के बाद को मेंडलीव ने अरेंज किया। ठीक है, कैसे अरेंज किया? देखो मैं थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ मेंडलीव की। इसने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनके कार्ड्स बनाए। ठीक है, हर कार्ड में एलिमेंट का नाम लिखा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेम। ठीक है, पहले क्या लिखा उसने? नेम लिखा। नेम लिखने के बाद में दूसरी चीज जो इसने आइडेंटिफाई की थी इसमें, उसका एटॉमिक मास। ठीक है, क्या किया? नेम लिखा, एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा, और उसके बाद में इसने दो एलिमेंट चुने। एक था ऑक्सीजन और दूसरा था हाइड्रोजन। उसने उस समय मौजूद सारे के सारे 63 एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाई, एक ऑक्सीजन के फॉर्म साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन आता है इन्हीं दो के साथ क्यों? पहली बात तो ये दोनों मटेरियल या दोनों एलिमेंट क्या थे? बहुत रिएक्टिव थे और अबंडेंट थे, मतलब बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट थे। ठीक है, इजीली रिएक्शन करते थे। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब इन 63 एलिमेंट्स का रिएक्शन कराया गया तो हर एलिमेंट अपने हिसाब से कुछ फॉर्मूला बना रहा था, कुछ फॉर्मूला बना रहा था, हाइड्रोजन के साथ अलग, ऑक्सीजन के साथ अलग। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल को आर नाम दे रहा हूं, देखो एलिमेंट के सिंबल को क्या नाम दे रहा हूं? आर। ठीक है, तो एक चीज बताओ बेटा, ऑक्सीजन के साथ में हर एलिमेंट अलग अलग रिएक्शन दिखाएगा। जैसे किसी एलिमेंट की वैलेंसी अगर 1 होगी, सपोज एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है? 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, तो कंपाउंड क्या बनेगा? R2O बनेगा क्या? ठीक है, किसी की वैलेंसी 2 होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा? RO। किसी की 3 होगी तो कंपाउंड बनेगा R2O3। इस तरीके से हर एलिमेंट अपना ऑक्साइड अलग अलग फॉर्मूले का बना रहा था। ठीक है, उसने लिखा ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। एंड लास्ट उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके देखा, कुछ ऐसे, ये R है, लेट इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? तो फॉर्मूला बना RH। R की वैलेंसी हो गई 2, हाइड्रोजन की कितनी है? 1, कितना हो गया? RH2। R की वैलेंसी हो गई 3, हाइड्रोजन की है 1, कितना हो गया? फॉर्मूला RH3। इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ भी क्या हुआ? अलग अलग फॉर्मूले मिल रहे थे, उसने जो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है उसको भी यहां लिखा, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। इस तरीके से इसने 63 कार्ड्स बनाए। कितने कार्ड बनाए? 63 कार्ड्स बनाए। इन 63 कार्ड्स को इसने अरेंज किया। ठीक है, किस बेसिस पे? जैसे मान के चलो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला R2 आ रहा है, सब R2 वालों को ऊपर नीचे लिख दिया, मतलब एक के नीचे एक, R2 वाले एक, और R2 के नीचे RH वाले। इन सबको क्या किया? एक के नीचे लिखना चालू किया। R2 RH जो फॉर्मूला दे रहे थे उनको एक के नीचे, फिर दूसरा RO और RH2, ऐसे इनको एक के नीचे एक। इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। जब उसने इस अरेंजमेंट को किया तो उसने देखा कि एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए थे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए थे। ठीक है, कैसे? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है,
और जब उसने ये देखा तब उसने अपने मन से एक नया लॉ बनाया, ठीक है, और ये लॉ था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, properties of elements are periodic function of their increasing atomic mass, ठीक है। वो पहले ये नहीं मान रहा था कि एटॉमिक मास वो बढ़ते क्रम में रखेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेगा, बट जब उसने इस तरीके से ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को मिलाया तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स अरेंज हो गए इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। कुछ कहानी समझ में आई बेटा? यस सर। समझ गए ना? ओके, ठीक है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के टाइम, ठीक है, उसके पहले बनने वाले पीरियोडिक टेबल्स को ध्यान से देखा और उनकी गलतियों को समझा था। वो जानता था कि ओनली अगर एलिमेंट्स को वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर देगा तो गलतियां हो सकती है, इसलिए उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया किसको? प्रॉपर्टीज को, खासतौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, कि किस तरीके से कोई एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। इन प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस देने के कारण से ऑटोमेटिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आने लग गई, ओके। अब न्यूलैंड ने एक जो गलती किया था, न्यूलैंड क्या मानता था कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट मेंडलीव ने ये सेम मिस्टेक नहीं दोहराया। मेंडलीव ने ये माना कि हो सकता है इन फ्यूचर और भी एलिमेंट डिस्कवर हो, और इसके लिए उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को बस ऐसे ही फोर्सफुली टेबल पे नहीं डाल दिया। क्या किया उसने? जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, जिनका फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, उन एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसने क्या किया? गैप छोड़े अपने पीरियोडिक टेबल में फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और यही नहीं, वो यहीं पर नहीं रुका, उसने बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से या बाकी एलिमेंट्स के को बेस में रख करके क्या किया? उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कवर कर दी, उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले ही प्रिडिक्ट कर दी, ठीक है। और जब बाद में इन एलिमेंट्स की खोज हुई तब पता चला कि मेंडलीव सही था, जिसने इस बात ने मेंडलीव को क्या बना दिया? उस समय हीरो बना दिया, ठीक है। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा बूम में था उस समय, बहुत ज्यादा बूम में था। इसने सिर्फ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन के साथ साथ वो करेक्ट भी हुआ। अदर थिंग, उसने बहुत सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास हम लोग इनकरेक्ट कैलकुलेट किए हुए थे उनको करेक्ट किया। उसने वैलेंसी करेक्ट की, उसने वैलेंसीज भी करेक्ट कर दी, ठीक है। एंड उसने स्लॉट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि अगर कोई नया एलिमेंट वहां पर डिस्कवर करते हैं या फिर वहां पर इंसर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं होता था, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि कुछ कुछ खामियां रही होंगी तभी वो रिजेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या खामियां थी और क्या क्या एडवांटेज थे थोड़ा डिटेल में, ओके। होप सो सब लोग को थोड़ा समझ में आया होगा क्या क्या हुआ था। यस सर। यस सर। ओके, चलो, तो इसमें कुछ नोट करने लायक तो मुझे नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपको ये कार्ड देखना है तो कार्ड देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पढ़ना है हमको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इट स्टेट्स
It states properties of elements are periodic function of their increasing atomic masses. Increasing atomic masses मतलब अभी तक हमने जितने पीरियोडिक टेबल पढ़े सबके सब एक ही चीज बेस थे, किस बेस पर? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, है ना? देखो बेटा, एक कंफ्यूजन का सब्जेक्ट यहां पर ये भी आता है। देखो, अगर मैं आपकी बुक से बात करूं, ठीक है, सब लोग को मैंडली का पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा? सब लोग का बुक खुली हुई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. खुली हुई है। देखो, उसमें मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, सब लोग ओपन करो उसको। Yes, sir. ठीक है, ओपन किया। देखो, यहाँ पर सॉरी सीरीज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पर 9 नंबर पर दिख रहा था, ये देखो, ये पूरी ब्लैंक है ब्लैंक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये पूरी ब्लैंक है। आपको दिख रहा होगा बहुत सारी जगह पे स्पेस छूटे हुए हैं, यहाँ पे स्पेस छूटे हुए हैं, लास्ट वाली लाइन में भी 2 एलिमेंट रख दिए गए बस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेंडली का पीरियोडिक टेबल है जब मेंडली इस पर काम कर रहे थे। ठीक है, ये पूरी तरह से अरेंज नहीं है, हमारी बुक में दे दिया गया। मैं दूसरा दिखाता हूं जो एनसीईआरटी में आता है। एनसीईआरटी कहाँ गई? चलो दूसरा देखो, यहाँ पे देख लो। एनसीईआरटी तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ, पता नहीं कोई बच्चा ले गया लगता है। देखो बेटा, इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे सब लोग, ये भी मेंडली का ही पीरियोडिक टेबल है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? कोई गैपिंग दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना? No, sir. नहीं दिख रहा, गुड। ठीक है, थर्ड दिखाता हूं मैं आपको पीरियोडिक टेबल, ये भी मेंडलीव का है। ठीक है, लिखने का तरीका वही है, बस ऊपर का हेडलाइंस या फिर कहूं कि हेडिंग नहीं है। ये भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। गैपिंग दिख रही है क्या? नहीं No, ना? sir. No, sir. No, sir. Good. एक और दिखाते हैं, ये है फॉरेन जर्नल का मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। फॉरेन जर्नल मतलब जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना लिया था, उसके बाद उसको पब्लिश किया गया इसमें न्यूज़पेपर में। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में इसको पब्लिश किया जाता है, जब उसको पेटेंट करा लिया जाता है ना, तो उसको पब्लिश किया जाता है। तो जब पहली बार न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ, तो ये पीरियोडिक टेबल आया। ये न्यूलैंड के हाथों से बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल है। देखो, इसमें भी गैपिंग नहीं है, नहीं है ना? No, sir. No, नहीं है, यस। तो मैंने आपको लगभग 4 पीरियोडिक टेबल दिखाया, वही मेंडलीव के बनाए हुए। ठीक है, इन चारों में डिफरेंस ये था, जो सबसे पहले मैंने दिखाया ये वो समय था जब मेंडलीव काम कर रहा था पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, अरेंजमेंट हो रहा था, वो पब्लिश हो गया। दूसरा, जब मेंडलीव ने पहली बार पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया, ठीक है, उस समय का बना हुआ पीरियोडिक टेबल था, जो लास्ट में दिखाया मैंने आपको, जो एनसीईआरटी में आया, जो एक्चुअली पेपर में पब्लिश हुआ मेंडलीव के द्वारा, मेंडलीव ने दिया। ये तीसरा जो मैंने दिखाया था आपको, ये वाला, ये पीरियोडिक टेबल जो है, ये बेटा मेंडलीव के मरने के बाद का है। मेंडलीव जब गुजर गए उसके बाद का है, मैं अभी समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मोस्ट एडवांस पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का ही। और वैसे ही
ये पीरियोडिक टेबल ये उस समय का है जब कुछ मैंने बात किया था ना अभी, मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की बात की थी, है ना, उनके लिए गैप Yes, छोड़ sir. दिया था, है ना। मेंडलीव ने जब डिस्कवर कर लिया था, मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की गैप छोड़ा और वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तब बना हुआ पीरियोडिक टेबल है। अलग अलग टाइम के अलग अलग पीरियोडिक टेबल। देखो बात ऐसी है बेटा कि मैं आपको आपकी बुक के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेकर के ये भी समझे कि हो क्या रहा था, ठीक है, चलेगा ना? बता दूं कि सिर्फ बुक के हिसाब से Yes, चले? sir. चले ना? ओके, तो अब हम बात करते हैं मेंडली के पीरियोडिक टेबल में। देखो ये जो आपके पीरियोडिक टेबल में देखोगे बुक वाले में, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा हमारे बुक में। देखो ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना, यस, इनको कहते थे वो लोग सीरीज। क्या बोलते थे? सीरीज। हमारी बुक में कितनी सीरीज दिख रही है बेटा? 12, 12 सीरीज है ना, ऊपर से नीचे देखो 12 Yes, सीरीज sir. है। Yeah, for Yes. 12. 12 series. Okay. And Yes, sir. this horizontal lines, सॉरी वर्टिकल लाइंस को देखोगे, वर्टिकल लाइंस को बोला जाता था बेटा ग्रुप। अगर आप देख रहे हो तो वर्टिकल लाइंस कितने पार्ट में है? 8 ग्रुप से डिवाइडेड है। 8 ग्रुप से, Yes. यस, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यस, 8 ग्रुप्स। इसमें अगर आप 8 ग्रुप की बात, गाड़ में गिरा दिए, उठाने का नाम नहीं ले रही। क्या? देखो 8 ग्रुप की बात कर रहे थे, 8 ग्रुप में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को? 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. 8 ग्रुप में 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन आता है, यहाँ पर अगर आप ग्रुप 4th लाइन में देखेंगे, कॉपर यहाँ पर भी है और कॉपर 5th में भी है। देखो कॉपर 2 जगह मिलेगा आपको, Yes. दिख रहा है। सिल्वर यहाँ पर भी है, सिल्वर sir. यहाँ पर भी है, दिख रहा है ना? यस, चलो ठीक है, अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, 1 2 बातें नोट करते हैं इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, Mendeleev's arranged all the 63 elements present at that time in ascending order, in ascending order of their atomic masses. Complete, sir. कंप्लीट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर बुक, मेरे पास जो डाटा है वो अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी बुक के हिसाब से। ही प्रिपेयर्ड अ पीरियोडिक टेबल, he prepared a periodic table which consists of 12 horizontal rows, 10 horizontal rows named as series. 12 horizontal rows named as series. और इन
12 हॉरिजॉन्टल रोज को बाद में फिर से डिवाइड किया गया, किसमें? 7 पीरियड्स में। ठीक है, बाद में इनको डिवाइड किया गया 7 पीरियड्स में। This horizontal rows was further divided into 7 periods. Into 7 periods. And 8 vertical column called groups. And 8 vertical column called groups. Completed, sir. Completed? Okay. नहीं हुआ सर। लिखो लिखो आराम से लिखो। कौन बताएगा? जयेश, बेटा न्यूलैंड में हम लोगों ने कितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे थे बताओ तो। सर पता नहीं, हम एब्सेंट थे। अच्छा, एक्चुअली हम absent नोट थे। करने के अभी। ओके ओके ओके। कौन बताएगा? तुषार आप बताओ। न्यूलैंड में हमने कितने एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखे थे? नंबर बताना है ओनली। या कोई ऐसा बच्चा बता दो जो प्रेजेंट था। कोई बताओ, कौन बताएगा? सर आपने न्यूलैंड्स पढ़ा ही नहीं थे। न्यूलैंड मैंने पढ़ाया ही नहीं है। नो। अरे डायरेक्ट मेंटली स्टार्ट हो गया। यस। ओके। हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एक ही क्लास हुई थी क्या बेटा? मैं इसलिए तो पूछ रहा था कहां तक हो गया, मुझे लगा मेंटली पे आ गए हम लोग। ठीक है सर तो, आप बताने वाले थे सर, लेकिन नहीं बताए थे ऐसा क्या? यस, लेकिन सर समय हो गया था तो अब बता नहीं पाए थे सर। अच्छा बता नहीं पाए थे। ओ लेकिन इसको तो स्टार्ट कर दिया ना अभी। चलो पहले मेंटली पढ़ लेते हैं, पर कनेक्शन कट जाएगा। मेंटली के बाद में वो पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न तो समझ में आता है। चलो कोई बात नहीं, पहले मेंटली कंप्लीट कर देते हैं। अब चालू कर दिया है तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर न्यूलैंड पढ़ा देंगे। उल्टा हो गया। या फिर अगर आप बोलो तो मैं न्यूलैंड बढ़ा देता हूँ, अभी भी टाइम में खत्म हो जाएगा। यस सर, पढ़ा दीजिए न्यूलैंड। यस सर। न्यूलैंड पढ़ा दे? यस ठीक है। सर। अच्छा ये बात, हाँ एक बात बताओ, न्यूलैंड के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई थी क्या? सर आप चार्ट बता रहे थे। चार्ट बताने वाला होगा, लेकिन न्यूलैंड के बारे में कुछ समझाया होगा ना, कैसे हमें ऑक्टेव्स मिले थे, 8 सुर बताए थे क्या? यस सर, सारे गामा बताए थे सर। हाँ सारे गामा बता दिया था ना। चलो ठीक है, तो न्यूलैंड के बारे में बताना है आप लोगों को।
ठीक है, चलो बेटा न्यूलैंड लिखेंगे, हेडिंग डालते हैं, इसको यहाँ पर बीच में रोक देना, टू बी कंटिन्यू डाल देना। स्टोरी तो सुनाई दी आप लोग को मैंने। ये एक वीक का गैप में ना मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ तक हो गया था, बाकी याद रहता है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कोई भी मैंने नोट्स नहीं दिए थे इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स के बारे में भी नहीं बताया था ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लिखेंगे Newland arranged all known elements. Newland arranged all known elements present at that time in order of increasing atomic masses. देखो न्यूलैंड ने भी वही किया था जब एंडली कर रहा था, या फिर कहो कि डोबरनियर ने किया था। न्यूलैंड ने भी क्या किया, सबसे पहले जितने एलिमेंट थे उनको इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, he found that properties of every nth element, he found that property of every eighth element was similar to first element. He found that property of every eighth element was similar to property of first element based on the observation इन दो ऑब्जर्वेशन के टर्म के बेस पर न्यूलैंड ने ये कहा, देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को कैसे डिफाइन किया उसने, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। न्यूलैंड ने क्या स्टेट किया, देखो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट starting from a given element are repetition of the properties of first element. ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन दोनों ऑब्जर्वेशन में बेस आया, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, according to Newland law of octaves, when elements are arranged in increasing, in order of increasing atomic masses, increasing atomic
masses, the properties of eighth element, the properties of eighth element, properties of eighth element starting from a given element, starting from a given element are a repetition of the properties of first element, are the repetition of the properties of the first element. Complete, sir. Very good. Complete, sir. Very good. Complete, sir. Very good. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. थोड़ा सा ठीक है, लिखो लिखो. हाँ, बना लो, लिख लो जिसका नहीं हुआ. हो गया सर. हो गया? हाँ. अब हम लोग देखेंगे न्यूलैंड ने जो टेबल बनाया था वो कैसा था और क्या स्पेशलिटी थी. हो गया ना? और मजा नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया. कुछ चालू करके कुछ और पढ़ा रहे, मजा नहीं आया ना. Yes, sir. कोई बात नहीं, गलती हो गई थोड़ी सी. देखो अब टेबल बना के देखते बेटा न्यूलैंड का. बेंडली को फिर से स्टार्ट करेंगे अच्छे से. न्यूलैंड ने इस प्रॉपर्टी को किससे कंपेयर किया था? म्यूजिक नोट से, है ना? म्यूजिक Yes, के sir. नोट से. तो हम लोग नाम लिखते सबसे ऊपर म्यूजिकल नोट्स, जिससे उसने इसको कंपेयर किया. म्यूजिकल नोट्स, ठीक है. और म्यूजिक नोट्स हमको पता है कौन कौन से थे? सा, रे, गा, मा, पा, धा एंड नी, है ना? 7 तो नहीं आएगा ना, वो 8 हो जाएगा. ठीक है. अब हम लोग इससे चालू करेंगे एलिमेंट्स. कहां से स्टार्ट होगा? हाइड्रोजन से. Yes, sir. यस, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, फिर से चलेगी लाइन. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है. सेकेंड लाइन में फ्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. देन क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम. क्लोरीन आ गया, पोटेशियम, कैल्शियम.
फिर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में टाइटेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। देखो दो एलिमेंट की जगह क्या है, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर जिंक, कॉपर एंड जिंक, वाई इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रैंशियम एंड लैंथेनम, जिरकोनियम। Complete, sir. ओके, Completed, sir. वेरी गुड। चलो सबका हो गया क्या? कुछ समझाना है बेटा जो यहाँ पर? Yes, sir. हाँ देखो, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड ने दिया था, किसी बच्चे के पास से बहुत आवाज आ रही है, पलक के पास से आ रही है। देखो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड ने दिया था, ये कहां तक काम कर रहा था? देखो कैसे काम कर रहा है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन हुआ, आप हाइड्रोजन से गिनना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाला दूसरा एलिमेंट कौन आ रहा था? फ्लोरीन। कौन से नंबर पे? 8th एलिमेंट, 8th नंबर पे, है ना। वैसे ही लिथियम से स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब लिथियम जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाला एलिमेंट कौन सा था? सोडियम। ठीक है, यस। और अगर आप देखें तो ये टेबल कैसा है? 7/8 का है। जहां तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ 7/8 लिखा क्यों है? कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा आपको? सर वर्टिकल रो में, हाँ वर्टिकल रो में कितनी वर्टिकल रोज है? 7 वर्टिकल रोज है एंड हॉरिजॉन्टल रोज हमको 5 दिख रही है। ठीक है, बट बोला जाता है कि उस समय प्रेजेंट 56 एलिमेंट्स को इनने अरेंज किया था। कितने एलिमेंट्स को? 56 एलिमेंट्स को। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स क्योंकि उस समय जो मौजूद एलिमेंट्स थे उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, उसने क्या किया? सारे एलिमेंट्स को रख दिया बस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये जो प्रॉपर्टी का आप रिपीटेशन देख रहे थे ना, हर 8 प्रॉपर्टी, हर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा था सिमिलर, किसके जैसे? फर्स्ट एलिमेंट के जैसे। ये ओनली एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम। कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। इसके आगे मैं न्यूलैंड ने क्या किया? जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखोगे, जैसे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्रोमियम के साथ में नहीं मिल रही थी, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी टाइटेनियम के साथ नहीं मिल रही थी, फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी मैंगनीज के साथ नहीं मिल रही थी। और देखो यहाँ पर डिसिमिलरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सल्फर के नीचे आयरन आया है,
आप बताओ, सल्फर एक नॉन मेटल है और आयरन एक मेटल है, क्या इनकी प्रॉपर्टी मिल कर सकती है? मिलती होगी? नो सर। नहीं मिलती ना। यस। तो न्यूलैंड ने जो वर्क किया था, एक्चुअली में रियल वर्क जो था वो कहां तक के था? कैल्शियम तक के था। या फिर मैं कहूं कि हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको कैल्शियम तक के एलिमेंट्स लगातार मिल गए। इसके बाद में जब न्यूलैंड ने इन एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट किया, ये एलिमेंट कैसे फिल किया उसने? बस ये देखा कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कैसा है, किस तरीके से एटॉमिक मास बढ़ रहा है, बस वो एलिमेंट्स को रखता गया। ठीक है, इसी कारण से इसने क्या हुआ, प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी मिलना बंद हो गई। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसने सिर्फ एटॉमिक मास पर ही ध्यान दिया, प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ कुछ एलिमेंट ने उसके सर में दर्द किया, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल एंड सेलेनियम एंड लैंथेनम। देखो बेटा, ये दो एलिमेंट उसकी नाक में दम किया, क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली मतलब पास पास होता है, बहुत पास पास होता है। दूसरी बात, अगर इनका पास पास होता है तो इसका भी ज्यादा दूर नहीं होता है, इसका ही पास ही होता है। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल का एटॉमिक मास लगभग पास पास होता है और प्रॉपर्टी भी लगभग लगभग सिमिलर होती है। आयरन की, कोबाल्ट की एंड निकल की। तीनों मैग्नेटिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं, अगर आपको याद होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, तीनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसका मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, वो सिमिलर वो कहां रखे थे? दूर दूर रखे थे। और जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी वो पास पास थे। जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी वो पास पास थे। देखो जरा सा, क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट एंड निकल आया है। क्लोरीन एक गैस है और कोबाल्ट एंड निकल क्या है? मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स। यस। यस, नॉन मेटल्स के नीचे मेटल्स आ गए हैं। ठीक है, बाकी सिर्फ कैल्शियम तक के ये लॉ अच्छी तरीके से होल्ड हो रहा था, बाकी इसके बाद में होल्ड नहीं हो रहा था। सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटा इसमें। यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक के हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, बस इतना ही, एक ही मेन पॉइंट था इसका। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे हाइड्रोजन के बाद में हीलियम क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? हाइड्रोजन के बाद हीलियम, बेटा हीलियम मिला ही नहीं ना अभी तो। आप समय देख के बात करोगे ना कि Yes, भाई मेंडलीव के गुजरने के बाद, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना दिया था ना, उसके बाद में नोबल गैसेस की खोज हुई, इनर्ट गैसेस की खोज हुई है। ठीक है, तो मेंडलीव के बाद आने वाले हीलियम, अभी नहीं आएगा। यस सर। हाँ, सबका बन गया ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, लिखते हैं। एडवांटेज तो हमारी बात हो गई थी पहले एडवांटेज के बारे में, कि क्या हो रहा था, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिल रही थी, है ना, हमने लॉ में लिख दिया है। उसके अलावा कोई एडवांटेज तो था नहीं। देखते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या कर दें? लिमिटेशंस। कहां गई मार्कर? ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। पहला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क quite well for lighter elements. Lighter elements. Bracket में लेना, only up to calcium. Only up to calcium. ठीक है? But filled with heavier elements. But filled with heavier elements.
इस लॉ में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को अकाउंट में नहीं लिया गया था, ओनली किसको देखा जा रहा था, एटॉमिक मास को। वही लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। Properties of elements were not taken into account. Were not taken into account, and only the elements were arranged in increasing atomic masses. Elements were arranged only on the basis of increasing atomic masses. कंप्लीट सर। कंप्लीट। बेटा तीसरी बात, न्यूलैंड के बारे में हमने सीखा था, हमने बात की थी कि न्यूलैंड ने क्या किया था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई गैप नहीं छोड़ा था, है ना। इसी बात को लिख रहे हैं, नो प्लेसेस वर लेफ्ट फॉर अननोन एलिमेंट्स। नो प्लेसेस वर लेफ्ट फॉर अननोन और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। No places were left for undiscovered elements, ठीक है, and so many elements occupied wrong position अगर ये गैप छोड़ता तो एलिमेंट्स हो सकता था कि राइट पोजीशन एक्वायर करते, पर गैप ना छोड़ने के कारण से रॉन्ग पोजीशन एक्वायर किए, ठीक है। दैट इज व्हाई द अटेम्प्ट वाज रिजेक्टेड। That is why the attempt was rejected. कंप्लीट सर। Very good. देखो, अगर आपको आ गया लिमिटेशन लिखने के लिए, तो आपको 3 लिमिटेशन कम से कम लिखना है बेटा, किसमें, न्यूलैंड में, ठीक है। टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, टेबल रिक्वायरमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर बनाना भी हुआ तो आपको ओनली कैल्शियम तक बनाना है। कहां तक बनाना है, कैल्शियम तक। मतलब कुछ बच्चे याद कर ही लेते हैं, तो अगर याद करना भी हो तो कैल्शियम तक याद करोगे बेटा, उसके आगे का इररिलेवेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन आता है कमेंट ऑन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो आपको बताना है उसमें कि उस समय के प्रेजेंट एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर अरेंज किया था, किस बेसिस पर अरेंज किया था, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यस, आफ्टर द अरेंजमेंट ही सॉ, क्या देखा था बेटा इसने, कि एवरी एट्थ एलिमेंट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट, है ना।
इस बात को आप अच्छे से बता देंगे कि यार हमने जब इस एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन एवरी 8th एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यही यहां पर की बात खत्म हो जाती है। फिर हम देखेंगे लिमिटेशंस के बारे में। आप बताओगे लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहां से कहां तक वर्क कर रहा था? इट वर्क क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स बट फेल्ड विथ हेवियर एलिमेंट्स, है ना, ओनली कैल्शियम तक काम कर रहा था। ठीक है, yes. दूसरा पॉइंट जो था वो था इट वाज अज्यूम्ड दैट ओनली 63 एलिमेंट्स वर एग्जिस्टेड इन नेचर। ठीक है, ओनली 63 एलिमेंट्स ही क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं नेचर पे, और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या किया था इसने? कोई भी गैप नहीं छोड़ा था पीरियोडिक टेबल में, है ना, कोई गैप नहीं छोड़ा था। तीसरी बात आप लिख सकते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स को, ये यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट इकट्ठे लिख दिए हैं, देखो यहाँ 2 पॉइंट हो गए एक्चुअली में। नो प्लेसेस आर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, एंड यहाँ पर आप देखोगे सो मेनी एलिमेंट्स ऑक्युपाइड रॉन्ग पोजीशन, मतलब रॉन्ग पोजीशन आ गई, यहाँ पे आया। 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट और बना के लिख सकते हो आप इसको कि बहुत सारे एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स दूर दूर हो गए थे और डिसिमिलर एलिमेंट पास पास आ गए थे। और एक बात सबसे मेन, क्या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को हमने अकाउंट पे लिया ही नहीं था। किसको लिया था? ओनली एटॉमिक मास को। ओनली एटॉमिक मास को। सबको क्लियर है ना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर। हाँ गुड। दूसरी बात बेटा, आप लोग का टेस्ट है अभी, है ना, मुझे मैसेज मिला था आप लोग का टेस्ट है, तो आप लोगों के लिए टेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, हाँ, और क्या पढ़ा है? यस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना, 2 चैप्टर हो गए ना? यस सर, Yes, यस sir. सर, ठीक है। तो यही 2 चैप्टर आएंगे बेटा आप लोग को, ग्रेविटेशन और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. मैंने सोचा कि कम से कम बच्चों को पता तो होना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। वो तो अच्छा है अभी हो गया। चलो अभी 15 मिनट बाकी है, तो वापस से मेंडलीफ पे आएंगे? Yes, मजा sir. नहीं आएगा अभी? आ जाएं? यस, हाँ। अब कोई ये बताओ बेटा, मेंडलीफ में कहां तक पढ़ा था? मैं फिर भूल गया, कहां तक बता दिया था मैंने? सर वो सबको कॉलम्स कहानी याद एंड है ना? सीरीज तक के बताए थे। अच्छा, कॉलम्स एंड सीरीज तक बता दिया था। देखो मेंडलीव ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे 63 एलिमेंट्स, सब लोग ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा स्टार्ट पे जा रहे हैं, है ना। मेंडलीव की जो कहानी सुनी थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं फिर से। अब मेंडलीव न्यूलैंड के बाद में, न्यूलैंड की गलतियों से सीख कर, डोबर्नियर की गलतियों से सीख कर तो कौन आया? मेंडलीव आया। और मेंडलीव ने उस समय प्रेजेंट 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, है ना। कैसे अरेंज किया? उसमें तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था? प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज किया था। एलिमेंट्स अपने आप इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म में अरेंज हो गए थे, है ना। यहां तक हमने देख लिया था। फिर जब इसने अरेंज किया तो एलिमेंट्स अपने आप कितने लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे? 12 हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितनी लाइंस? 12 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको बाद में करेक्शन करके मेंडलीव ने खुद कितना कर दिया था? 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितनी लाइंस? 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये बस आप सुन लो, अभी इसको लिखाएंगे नहीं क्योंकि आपकी बुक में ऐसा नहीं गिवन है। 10 हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट किया, और फिर फर्दर इन 10 हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने फिर ग्रुपिंग किया, फिर से ग्रुपिंग किया। क्या किया? इन 10 हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने क्या कहा कि ये 7 पीरियड्स हैं। क्या कहा? 7 पीरियड्स। समझ रहे हो? 10 लाइन को अगेन डिवाइड किया है उसने, किसमें? 7 पीरियड्स में। किसी किसी पीरियड में एक ही सीरीज आती थी, तो किसी किसी पीरियड में 2-2 सीरीज आ जाती थी। अभी बना के रखेंगे। बाकी जो वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल कॉलम्स थे,
ठीक है, इसको उसने डिवाइड किया था 8 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप? 8 ग्रुप में, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल पे जाऊं तो 8th ग्रुप को छोड़कर, कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप को छोड़ करके उसने बाकी सारे ग्रुप्स में कितने किए थे? बाकी सारे के सारे ग्रुप में 2-2 एलिमेंट रखे थे। कितने? 2-2 एलिमेंट रखे थे। उसको बोलता था वो सब ग्रुप। क्या बोलता था? सब ग्रुप। सब ग्रुप। यस, इस तरीके से काम चल रहा था मेंडलीव का। कुछ चीजों के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़े थे, है ना। चलो अभी इन ब्लैंक स्पेस, इन सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। ये बताओ बेटा, कहां तक मैंने लिखवाया था आपको मेंडलीव में अभी? सर 8 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स तक। आर कॉल्ड ग्रुप्स तक के, ठीक है। तो अब हम लोग टेबल बना के देखेंगे। सब लोग अच्छे से हेडिंग डालो, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप बनाएंगे टेबल। इसके पास से गाड़ी के रिवर्स होने की आवाज आ रही है। आज लगभग 15-16 बच्चे गायब हैं, बहुत कम अटेंडेंस है। तो आपको कौन सा, आपके पास में ये बुक वाला पीरियड टेबल तो बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको वाला दूसरा जर्नल वाला पीरियड टेबल अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। प्रोवाइड कर दूं? यही वाला दे दूं? यस सर। वो वाला दे देते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इसने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को किस हिसाब से अरेंज किया था? ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्म में, है ना। ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्म में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे नेमिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये आएगा आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। और बेटा 8th के लिए थोड़ी जगह रखना आप अपने लिए, है ना। 8th के लिए थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी। 8, ये हो गया आपके 8 ग्रुप्स। अब पीरियड की बात करते हैं। यहां से नहीं, थोड़ा नीचे से आएगा। पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हर ग्रुप डिजाइन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। देखो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहां फॉर्मूला आएगा R2O, ऑक्साइड का फॉर्मूला है। सेकेंड वाले के लिए आएगा RO, R2O3, then RO2, R2O5, RO3, then R2O7, and last RO4। फिर हम देखेंगे हाइड्राइड का। अच्छा, हाइड्राइड के फॉर्मूले आपके इसमें गिवन है कि नहीं है? नहीं है, चलो मैं बताता हूँ हाइड्राइड के फॉर्मूले। RH, RH2, RH3, RH4, then RH3, RH2, RH, और यहां कुछ नहीं बनता था।
एलिमेंट फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में आएगा आपका ओनली हाइड्रोजन। यार यहाँ पे पीरियड डाउन भूल गया। पहला पीरियड ओनली हाइड्रोजन। जो ध्यान देंगे बेटा, अभी भी नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई है। जब मैं क्लासिफिकेशन बना रहा हूं तो नोबल गैस की खोज नहीं हुई है। यह है आपका पहला पीरियड और ये पहला पीरियड एंड। ठीक है, अब जा रहे हैं सेकंड पर। दिस वन इज योर सेकंड पीरियड में आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबके सब चीजों को ध्यान से सुनोगे, एक साइड लिखना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये दूसरा खत्म। थर्ड में आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फोर्थ इंपॉर्टेंट आ गया। यह है आपके पीरियोडिक टेबल का टर्निंग पॉइंट। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। देखो बेटा, जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, साइड साइड पे वैसे ही लिखना है, ठीक है? नहीं तो समझ भी नहीं आएगा। देखेंगे, फोर्थ है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। उसके बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बाद में आया टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। फिर आएगा आपका आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। फिर कॉपर, जिंक, गैलियम, स्कैंडियम भी इधर आएगा। आएगा यहाँ कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। ये हुआ आपका फोर्थ कंप्लीट। फोर्थ का फिफ्थ, 5 मिनट है ना, कंप्लीट करना है जल्दी से। फिफ्थ,
YT ZNB molybdenum. ABCDIN फिफ्थ कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट सिक्स्थ पे। सर वो टीई के बाद का क्या है? टी के बाद आई है बेटा, आई आयोडीन। फिर है सीजियम बेरियम लैंथेनम, सीजियम बेरियम लैंथेनम, लैंथेनम, हेप्टियम टाइटेनियम, वेनेडियम, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, गोल्ड मरकरी आ गया, गोल्ड मरकरी, ये TL PP और DI। देखो सब लोग बोलते हैं 7 पीरियड, लेकिन जो जर्नल आया था उसमें 6 पीरियड ही थे। मैं 7th भी बता देता हूँ। इसमें था FRRAC 7th, FRRASE ECTHPA U। देखो बेटा यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट जो अननोन थे, जिसके लिए उसने गैप छोड़ा था, वो एलिमेंट्स थे। देखो गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट अननोन थे? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पर कहीं TC दिख रहा होगा आपको, कहीं दिख रहा है क्या TC? यस, ये सर TC वो दिख रहा है मुझे। सर वो यू है या वी है? 7th यू वाले है में बेटा, वो यू है बेटा, यू यूरेनियम है। ठीक है, TC ये भी अननोन था, पोलोनियम, एटमियम।
ये भी अननोन थे, पोरोनियम एटम ने लिखा ही नहीं मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले एलिमेंट भी अननोन थे। और पीए, HF, यस ये भी अननोन था। ये जो जिनमें मैंने सर्कल मार्क किया है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे थे बेटा? अननोन थे। इसमें से ये 3 मेजर जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए वो कौन कौन से देखो तो, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इनके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से रखी गई थी। जैसे इसकी प्रॉपर्टी हमने गैस की थी ऑन द बेसिस ऑफ एल्यूमिनियम, इसके बेसिस पर गैस की थी एल्यूमिनियम की, इसकी बोरॉन की, स्कैंडियम की बोरॉन के बेसिस पर, और इसकी सिलिकॉन के बेसिस पर। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी रखा गया था एका एल्यूमिनियम ऑन द संस्कृत प्रिस्क्रिप्ट। एका, एक वर्ड यूज किया था हमने, एका हमने यूज लगाया था एल्यूमिनियम के आगे एका, ये बता रहा था एक्चुअली में गैलियम के बारे में। हम उस समय इसकी डिस्कवरी के पहले इसको प्रेडिक्ट कर चुके थे एका एल्यूमिनियम के नाम से। एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन एंड एका सिलिकॉन। ठीक है, अब दूसरी बात जो मुझे बड़े जल्दी जल्दी कवर करना है, सुनो जरा सा। यहां पर देखोगे बेटा 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, देखो तो 4th लाइन से 4th पीरियड से, ये क्या है? पीरियड्स हैं 6, और ये लास्ट है आपका 7th पीरियड। ये हो गए पीरियड्स। जरा ध्यान दोगे, पहले पीरियड में एक ही सीरीज है, दूसरे पीरियड में एक ही सीरीज है, तीसरे पीरियड में एक ही सीरीज है, बट चौथे पीरियड से 2 सीरीज स्टार्ट हो गई, 1 2, है ना? फिर यहाँ पर भी 1 2 1 2, यहाँ पर लास्ट में 1 है अगेन। मतलब 4th 5th और 6th पीरियड में 2 सीरीज हैं, और इन सीरीज का नाम दिया था हमने इवन एंड ऑड सीरीज। क्या नाम दिया था? इवन एंड ऑड सीरीज। ऊपर वाली इवन, नीचे वाली ऑड, इन सीरीज का नाम था इवन एंड ऑड सीरीज। ठीक है, दूसरी बात, अगर ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप देखोगे आप, यहां से चलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये एक लाइन आई, ये दूसरी लाइन आ रही है। देखो एल्कली मेटल के साथ में कॉइनेज मेटल्स आ रहे हैं, एल्कली मेटल के साथ में कॉइनेज मेटल्स आ रहे हैं, इसको हमने नाम दिया था सब ग्रुप। ये एक वर्टिकल लाइन का नाम है ग्रुप, बट यहाँ बीच में 2 लाइन बनी, इसको बोलते हैं हम लोग सब ग्रुप। क्या बोलते हैं? सब ग्रुप। समझे ना? यस सर। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन था सीरीज, अलग अलग लाइन की सीरीज बोल रहे हैं। बाकी इनको जब हमने फिर से और अरेंज किया था तो अरेंजमेंट के बाद इनको बोला गया पीरियड। ठीक है, बाकी एक एक लाइन को सीरीज ही बोल रहे हैं हम लोग अभी भी। ठीक है, ऊपर वाली लाइन इवन, नीचे वाली लाइन ऑड, इवन सीरीज ऑड सीरीज, इवन सीरीज ऑड सीरीज, इवन सीरीज ऑड सीरीज। ठीक है, वहीं पर ये पूरा एक ग्रुप है जिनकी प्रॉपर्टी कैसी है? सिमिलर, बट इन ग्रुप्स को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया। इस तरफ वाला एक, इस तरफ वाला बी, ऐसे डिवाइड किया गया था बेटा इनको। बीच से लाइन खींचे तो एक तरफ था ए, एक तरफ था बी, एक तरफ था ए, एक तरफ था बी, ऐसे ए बी अप टू 7। पर आप देख ही रहे हो कि 8th ग्रुप में कितने एलिमेंट है? ए भी नहीं हो सकता, कितने? 3 हैं। कितने हैं? 3 है। ठीक है, और वो 3 इसलिए क्योंकि वहां पर आपने पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था? कॉपर डबल डबल आ रहा था ना, इसको उसने चेंज कर दिया था। चलो, आप लोग की क्लास होगी अभी, आप उसको अटेंड करो, है ना? इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीजों मार्क कर लेना बेटा बस। यस सर। हाँ।